हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। ये वीडियो है एडिटेरिया के 5000 प्लस वाले बुक में दिया हुआ स्मरणीय तत्व के मास्टर वीडियो। स्मरणीय तत्व में आज हम लोग देखेंगे विज्ञान से। इससे पहले भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो लोड कर दिया गया है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्मरणीय तत्व में वैसा पॉइंट को एक जगह किया गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी अच्छा संग्रह है और खास करके आप कम समय में रिवीजन कर सकते हैं पूरे सब्जेक्ट का। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? और इसका आंसर हो जाएगा पहला नियम से। पहला नियम से न्यूटन के बल की परिभाषा मिलता है, जबकि न्यूटन के बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के दूसरे नियम से। पहला नियम से बल की परिभाषा और दूसरा नियम से बल का व्यंजक। आइए कुछ देखते हैं। प्रमुख ऊर्जा रूपांतरित करने वाला उपकरण। ये उपकरण कैसा ऊर्जा का रूपांतरण करता है? सबसे पहले देखते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और जो मोमबत्ती है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब देख लेते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। और जी का मान क्या होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बड़ा जी का मान हुआ और ये छोटा जी का मान है। स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है कहाँ पे होता है? तो ध्रुव पे। और सबसे न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। और जी का मान 0 होता है केंद्र पर। केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ये पृथ्वी के केंद्र की बात कर रही है। नेक्स्ट है उत्तोलक एवं उनके उदाहरण। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन है? तो जो हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन है? सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाहन। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन है? चिमटा, मनुष्य का हाथ। यह अक्सर उदाहरण में दे देता है कि इनमें से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, और 4 ऑप्शन रहेगा, उसे आप एक छांटना रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक अश्व शक्ति एचपी के बराबर होता है। कितना होता है? तो 746 वाट। और पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंगे क्रमशः उदाहरण है अनुदैर्घ्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग। ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, अक्सर प्रश्न में रहता है कि ध्वनि तरंगे कैसा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। और जो प्रकाश तरंगे है वो अनुप्रस्थ तरंगे है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है अवश्रव्य तरंगे। 20 से कम वाले को अवश्रव्य कहते हैं। अब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को श्रव्य तरंग कहते हैं। जो हम लोग सुनते हैं वो 20 से 20,000 तक के रहता है। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है। अगला है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। और 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ता है। कैसा पड़ता है? तो बढ़ जाता है। लोलक के जो आवर्तकाल होता है वो 2π√L/g होता है। अगर L को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा चालन विधि द्वारा। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा संवहन विधि द्वारा। और वायुमंडल गर्म होती है संवहन विधि द्वारा। सबसे अधिक तय रंग धैर्य होता है लाल रंग का। नेक्स्ट देखते हैं हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मिर्च का आदि बनने का कारण क्या है?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मृचिका आदि बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करती है अवतल लेंस की भांति। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करती है अवतल लेंस की भांति। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। अगला देखते हैं, जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बाइफोकल लेंस। क्या किया जाता है? बाइफोकल लेंस। अबिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के हेतु प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। ये चारों काफी महत्वपूर्ण है। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल, अबिंदुकता के लिए बेलनाकार, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। पृथ्वी की आयु और पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। और जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात किया जाती है कार्बन डेटिंग द्वारा। जीवाश्मों की जो आयु होती है और प्राचीन पादपों की आयु कार्बन डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम को। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बोरोन एवं कैडमियम के। और नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट एवं भारी जल का। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत कैसे है? तो नाभिकीय संलयन से। अगला है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 16 का। अब देख लेते हैं भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक तथा संकेत। भौतिक राशि मेनली 7 तरह के हैं। देख लेते हैं, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर और उसका संकेत है एम से। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, संकेत केजी। समय का सेकेंड है और इसका संकेत एस है। ताप का मात्रक एसआई केल्विन है और संकेत के है। एम्पियर का मात्रक विद्युत धारा का एम्पियर है और संकेत ए है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ज्योति तीव्रता का, जिसका मात्रक है कैंडेला और उसका संकेत है सी डी। पदार्थों का परिमाप मोल से और इसका संकेत है MOL। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख खोज और वैज्ञानिक का नाम। परमाणु का खोज किसने किया? जॉन डाल्टन ने। रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बैकुरल ने। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन ने। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का भी आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ही उन्हें नोबेल का पुरस्कार मिला था। क्वांटम सिद्धांत के लिए मैक्स प्लांक। एक्सरे किरणें की खोज रॉन्टजन ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फराडे ने। और रमन प्रभाव की खोज CB रमन ने, और इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला था, ये भारतीय हैं। नेक्स्ट है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो S चंद्रशेखर ने। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में बदल जाना भौतिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है -4 डिग्री C पे। अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। कितना? 1852 मीटर एक नॉटिकल मील के बराबर। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण। पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और एवोगैड्रो संख्या का मान होता है 6.02 × 10⁻23। नेक्स्ट देखते हैं कि एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा कम होता है। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है, कैसी होती है? शून्य होती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। और ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर प्रभाव पड़ता है, घट जाता है, और गैसों की श्यानता पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किस विधि
में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है और इसका आंसर हो जाएगा संवहन विधि से। बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका आंसर हो जाएगा घटता है। तारों के टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन और सूर्योदय से पहले दिखाई देने वाले लालिमा का कारण भी है अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन और सूर्योदय से पहले दिखाई देने वाले लालिमा का कारण है अपवर्तन। अगला देखते हैं कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन और वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो नाइट्रोजन गैस है 78% और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस है आर्गन गैस है और वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले अक्रिय गैस है रेडॉन है। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस कौन है और इसका आंसर हो जाएगा जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले तत्व कौन है तो कार्बन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को और कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है पिटवा लोहा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट देखते हैं लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोल गैस मिश्रण है H2+CH4 का। कोल गैस मिश्रण है H2+CH4 का। अब प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है CO+N2 का, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 का। और जल गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का। ये तीनों ध्यान रखिएगा। कोल गैस H2+CH4, कोल में मीथेन हो जाएगा। प्रोड्यूसर और जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड होगा लेकिन जल गैस में H2 रहेगा और प्रोड्यूसर गैस में N2 रहेगा। सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइड कोयला को। एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। दूध से दही बनना उदाहरण है किण्वन का। अगला है धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, कैसी होती है क्षारीय होती है। हास्य गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को। लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O को। अगला है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पराऑक्साइड को। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट का। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पायराइड्स। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पायराइड्स। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। अगला देखते हैं मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है तो लिथियम का। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से और अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से और अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। अब देखते हैं आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में एक तरफ गुण देखेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है और जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे घटता है। विद्युत धनात्मक की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे घटता है। आयनन ऊर्जा जो क्या होता है कि ऊपर से नीचे आने पे घटता है जबकि आवर्त में बाएं से दाएं पे बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मक की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे आने पे घटता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक अम्ल के बारे में। तो प्राकृतिक स्रोत देखते हैं और एक तरफ अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक अम्ल। संतरा में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जबकि इमली में टार्टरिक अम्ल और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में एक तरह का टार्टरिक अम्ल, नींबू और संतरा में एक तरफ सिट्रिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और चींटी का डंक में मेथनोइक अम्ल। चींटी के जो डंक है उसमें मेथनोइक अम्ल। अगला देखते हैं कि पदार्थ और उसके पीएच मान। नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.2, सिरका का 2.4, शराब का 2.8, मूत्र का 6, दूध का 6.4। दूध भी अम्लीय होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लार का 6.5, रक्त का 7.4, समुद्री जल का 8.4,
और जो 7 है वो उदासीन विलयन का, साधारण जल का 7 होता है पीएच मान। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न हो कहलाते हैं समस्थानिक। परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। और ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान एक समान हो कहलाते हैं समभारिक। एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। कौन कौन के? एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न उत्प्रेरक एवं उनके प्रयोग। उत्प्रेरक को, लौह चूर्ण को अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लौह चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्लेटिनम चूर्ण को प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। किस विधि में? संपर्क विधि में। निकेल उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का। गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है एल्कोहल से ईथर बनाने में। क्यूप्रिक क्लोराइड का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि से क्यूप्रिक क्लोराइड को। अगला देखते हैं कि मार्स गैस के रूप में कौन जाना जाता है? आंसर होगा मीथेन। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 46%। अब देखते हैं विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एल्केन का CnH2n+2, CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइंस का CnH2n-2। इसमें 2 पहले घट जाता है तो एल्कीन बन जाता है और इसमें से और 2 घट जाता है तो एल्काइंस बन जाता है। अगला है एल्कोहल, एल्कोहल CnH2n+2O, ईथर CnH2n+2O। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न मिश्र धातु एवं उनके संगठन। पीतल जो मिश्र धातु है वो किस संगठन से बना हुआ? तो Cu+Zn से, कॉपर प्लस जिंक से। डच मेटल कॉपर प्लस जिंक से। और कांसा जो है वो कॉपर प्लस Sn से बना हुआ है। बेल मेटल Cu+Sn से। गन मेटल Cu+Sn+Zn से। जर्मन सिल्वर Cu+Zn+Ni से। सोल्डर जो है वो Pb+Sn से बना हुआ है, Pb+Sn से। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न पदार्थों के रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र। साधारण नमक के रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड और इसके सूत्र है NaCl। सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaSCO3 सूत्र है। धोबन सोडा का नाम रासायनिक सोडियम कार्बोनेट है और इसका फार्मूला है Na2CO3 10H2O। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका सूत्र है NaOH। ये तीनों तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। बेकिंग सोडा NaSCO3, धोबन सोडा Na2CO3 और कॉस्टिक सोडा NaOH। नेक्स्ट देखते हैं चिल्ली सॉल्ट पीटर के सोडियम नाइट्रेट है रासायनिक नाम और NaNO3 फार्मूला हो जाएगा। नाइट्रेट का पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, CaOCl इसका फार्मूला है। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, CaSO4 × 2H2O है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 2CaSO4 × H2O कहते हैं। अगला है संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और CaCO3 होता है इसका फार्मूला। नौसादर का अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। और लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं AgNO3, लूनर कास्टिक AgNO3। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न तत्व, संकेत एवं उसके अयस्क। कॉपर के संकेत Cu है और इसका अयस्क है क्यूप्राइट एवं मैलेकाइट। टीन का Sn है कैसीटेराइट। सीसा का Pb का क्या है? गैलेना। सिल्वर Ag का अयस्क है अर्जेटाइट, Ag का अयस्क है अर्जेटाइट। एल्युमिनियम का देख लेते हैं, इसका अयस्क है बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरंडम। जिंक का Zn का कैलामाइन और जिंकाइट। लोहा का Fe होता है संकेत सीडेराइट, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। कैडमियम Cd का ग्रीनोकाइट।
क्रोमियम का क्या हो जाएगा? क्रोमाइट। सोना का एयू होता है कैल्वेराइट। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिक का नियम का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? डोब्रेनर ने, डोब्रेनर का त्रिक। और अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड्स ने। अगला देखते हैं कुछ विटामिन और उसके आविष्कारक। विटामिन के आविष्कार किसने किए थे? फंक ने। जबकि विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन ने। विटामिन बी का मैकुलन ने ही, ए बी का मैकुलन ने ही किए थे। विटामिन सी का आविष्कार होलकट ने। और विटामिन डी का हॉपकिंस ने। हॉपकिंस ने विटामिन डी का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। वायरस का पहले देख लेते हैं, वायरस से कौन कौन रोग उत्पन्न होते हैं। और हो जाता है रेबीज, एड्स, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा और मरासमस। इन्फ्लुएंजा, मरासमस, गलसुआ, पोलियो, खसरा, जुकाम, चेचक, ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया से देख लेते हैं। बैक्टीरिया से प्लेग, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया और तपेदिक डिप्थीरिया, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया। अब प्रोटोजोआ से देख लेते हैं। डायरिया, मलेरिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। पायरिया, फाइलेरिया, निंद्रा रोग, फफूंद, पेचिस, कालाजार, दम्मा, ये सारे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म गैलिस सेप्टिकमा है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। आरबीसी का कब्रगाह कहाँ कहा जाता है? पलीहा को। नेक्स्ट है आरबीसी का जीवन होता है, जीवन काल कितने दिनों का होता है? और इसका आंसर हो जाएगा 20 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। और मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। हड्डियों की संख्या 8 होती है खोपड़ी में, और पसलियों की संख्या 24 होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या होती है 46, 23 जोड़ी। मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या होती है 33। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय 23 सेकेंड लगता है। 23 सेकेंड में रक्त जो है वो पूरे शरीर में परिभ्रमण कर लेता है। सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। अगला है मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत से। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत से। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, और मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी, सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की हड्डी। नेक्स्ट देख लेते हैं मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। एकदम ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं टेंडन, और अस्थि एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट्स। देख लीजिए, हड्डियों और हड्डियों को जोड़ को कहते हैं लिगामेंट्स, और हड्डी और मांस के जोड़ को टेंडन कहते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाले रोग हैं क्वाशियोरकर एवं मरस्मस। प्रोटीन की कमी से बच्चे में क्वाशियोरकर एवं मरस्मस रोग होते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चे में होने वाले रोग हैं रिकेट्स, और विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाले रोग हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या? ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई के। इसे याद कर सकते हैं केदार। केदार जो है किसी का नाम है जो वसा में घुलनशील है। अगला है 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 9.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी। वसा से 9.2 किलो कैलोरी, और ग्लूकोज से 1 ग्राम से 4.2 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है अनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ संपन्न होती है? अनॉक्सी श्वसन की तो कोशिका द्रव में।
और ऑक्सीश्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अनॉक्सी कहाँ? तो कोशिका द्रव में, और ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में। मादा जनन हार्मोन के उदाहरण हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये मादा जनन हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। नर जनन हार्मोन के उदाहरण हैं एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। सबसे छोटी एक कोशीय शैवाल है एसिटाबुलेरिया। सबसे छोटी जो एक कोशीय शैवाल है वो है एसिटाबुलेरिया, और सबसे बड़ी एक कोशीय शैवाल है माइक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवाल में। नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया। कौन जाना जाता है? साइनोबैक्टीरिया। और बर्फ पे उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रायोफाइटिक शैवाल। क्या कहा जाता है? क्रायोफाइटिक शैवाल। पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है पुमंग, और पुष्प का मादा जनन भाग कहलाता है जायंग। जो पुष्प है उसके नर जनन भाग को कहते हैं पुमंग, और मादा जनन अंग को कहते हैं जायंग। पौधे का जनन अंग होता है पुष्प। नेक्स्ट देखते हैं, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है लिथोफाइट्स, और बालू में उगने वाले पौधों को कहा जाता है सेमोफाइट्स। रेगिस्तान क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को कहा जाता है एरिमोफाइट्स, और दलदल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हीलोफाइट्स। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है ऑक्जिलोफाइट। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पैरेनकाइमा उत्तक के कार्य हैं। क्या कार्य है? तो पौधे में भोजन को संचित करना। पैरेनकाइमा उत्तक के कार्य है पौधे में भोजन को संचित करना। कॉलेनकाइमा उत्तक के कार्य है पौधे को लचीला बनाना। और स्क्लेरेनकाइमा का कार्य है पौधे को कठोर बनाना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है लाल रंग के प्रकाश में। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देने वाले प्रोटीन है हिपैरिन। क्या है? हिपैरिन। और रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया गया था डब्ल्यू वाटसन द्वारा। जेनेटिक शब्द का प्रयोग। अगला है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था जॉनसन द्वारा। और सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला है, ग्रंथि, एंजाइम और प्रतिक्रिया के बाद क्या होता है? तो जठर रस ग्रंथि है, इससे 2 एंजाइम निकलता है पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रतिक्रिया के बाद पेप्टोन्स बनाता है, और रेनिन कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है। अग्न्याशय से 2 ट्रिप्सिन एवं लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रतिक्रिया के बाद पॉलीपेप्टाइड्स बन जाता है, और लाइपेज वसा एवं ग्लिसरॉल। लार से 3 एमाइलेज, टाइलेन और माल्टेज। एमाइलेज क्या है? वो शर्करा में प्रतिक्रिया के बाद, टाइलिन माल्टेज में, और माल्टेज ग्लूकोज में। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका के शक्ति गृह पावर हाउस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पीत स्त्रावित होता है कहाँ से? यकृत से। और पीत जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। इंसुलिन में अल्प स्त्रवण में होने वाला रोग क्या है? मधुमेह। मतलब अगर इंसुलिन कम मात्रा में शरीर से निकल रहा है तो मधुमेह रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन के अति स्रवण से होने वाले रोग है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है, उसी दिन मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। ब्रिक की बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। अब ब्रिक की भीतरी भाग को कहते हैं मेडुला। अब ब्रिक की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। बाहरी को कॉर्टेक्स, भीतरी का मेडुला, और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलके क्या बनता है? सुक्रोज। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसे अच्छे से देख लीजिए। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज बनता है, और ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके माल्टोज बन जाता है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलके लैक्टोज बन जाता है। अब देखते हैं कि मोनोसेक्राइड का उदाहरण कौन कौन है। तो ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड है। डाइसेक्राइड का उदाहरण है माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो ओ है, ओ निगेटिव है। सर्वग्राहक यूनिवर्सल रिसिप्टर रक्त समूह क्या है?
AB पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने। रक्त समूह की खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला है विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले रोग एवं उनके वाहक। सबसे पहले देखते हैं खाद्य पदार्थ धान में खैरा रोग होता है और जो वाहक है वो जिंक है। आम में क्या होता है? लिटिल लीफ होता है, जिंक वाहक है। मटर जो है वो मार्स रोग होता है, मैग्नीज वाहक है। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर वाहक है और नींबू में एक और होता है डाइबैक कॉपर के ही कारण। नेक्स्ट है पौधे के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थों का वाहक होता है फ्लोएम। पौधे के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थों का वाहक होता है फ्लोएम और पौधे के विभिन्न भागों तक जल का वाहक होता है जाइलम। यानी जो पेड़ का तना होता है उसके जो ऊपर छल्ले होते हैं वो फ्लोएम है और जो अंदर वाले जो देखते हैं वो जाइलम है। लीवर में संचित विटामिन होता है विटामिन ए। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए की प्रचुरता ज़्यादा होती है। अगला है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? पिट्यूटरी ग्रंथि से। रक्तदाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि से। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइड में। कहाँ होता है? लिम्फोसाइड में। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। किस नंबर से? ऑक्टेन नंबर से। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये अलग मत कर लीजिएगा। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻10 और नाभिक का 10⁻15। नेक्स्ट देख लेते हैं कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण को कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर पी वेणुगोपाल। और जो बर्नार्ड शॉ है वो विश्व में पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किए थे जो दक्षिण अफ्रीका के थे। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वेसेक्टोमी और महिलाओं की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी वेसेक्टोमी और महिलाओं की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। अगला है आहार नल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। जीव जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। लाइकेन के परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ? छोटी आंत में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। अगला देखते हैं पौधे के मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है और पत्तियों के पीला रंग होने का कारण है कैरोटीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरील अम्ल। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। अगला है स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओनिरोलॉजी कहते हैं। स्वप्ने के अध्ययन को कहते हैं ओनिरोलॉजी। अब मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है कैलोलॉजी। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। वृद्धावस्था में संबंधित अध्ययन को कहा जाता है जीरोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है? जीरोंटोलॉजी। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोजोम्स पे। मनुष्य का जो लिंग निर्धारण करता है पुरुष के क्रोमोजोम्स पे। अब देखते हैं पौधे के विभिन्न कुल एवं उनके नाम। सोलेनेसी कुल का नाम है। इसके अंतर्गत पौधे आते हैं आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च। आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च सोलेनेसी। क्रूसीफेरी में मूली, शलजम, सरसों क्रूसीफेरी। कुकुरबिटेसी में आते हैं तरबूज, खीरा, लौकी, करेला। कुकुरबिटेसी कुल में कौन कौन से पौधा आता है? तरबूजा, खीरा, लौकी, करेला। लिलिएसी में लहसुन एवं प्याज लिलिएसी कुल के पौधे हैं। नेक्स्ट है ग्रेमिनेसी, चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार ग्रेमिनेसी कुल का। और रुटेसी कुल के कौन कौन पौधे हैं? नींबू, संतरा, बेल, रुटेसी। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न तनों एवं जड़ों का रूपांतरण। तना के रूपांतरण देखते हैं कौन कौन है? आलू, हल्दी, अदरक, प्याज। लेकिन जो आलू है वो कंद है और हल्दी अदरक प्रकंद है और प्याज जो है वो सलकंद है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जड़ के रूपांतरण कौन है? गाजर, मूली, चुकंदर। जबकि जो गाजर है वो शंकु आकार का है, मूली तरकु रूपी है और चुकंदर जो है
कुंभी रूपी है। नेक्स्ट देखते हैं पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन कौन होता है, जिब्रेलिन्स। जो पौधा बौना है उसे लंबा करने में सहायक हार्मोन है जिब्रेलिन्स, और पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है ऑक्सिन। पौधों में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन कौन है, साइटोकाइनिन। पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एफसीसी को। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है, फ्लोरीजेंस। आइए जान लेते हैं विभिन्न विटामिन रासायनिक नाम एवं उनके कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल, होने वाले रोग जीरोप्थेलेमिया। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन बी1 का थायमिन, होने वाले रोग बेरी। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, और जो होने वाला रोग है वो त्वचा का फटना, बी2 से त्वचा का फटना होता है। विटामिन बी3 से का रासायनिक नाम नियासिन, और होने वाले रोग है पेलाग्रा। विटामिन बी5 पेंटोथेनेइक अम्ल, और उससे होने वाले रोग बाल सफ़ेद होना। बाल सफ़ेद विटामिन बी5 की कमी के कारण होता है। बी1 का थायमिन बेरी, बी2 राइबोफ्लोविन, बी3 नियासिन पेलाग्रा, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल बाल सफ़ेद होना, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन एनीमिया, विटामिन बी7 बायोटीन बालों का गिरना। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन बी11 फॉलिक अम्ल पेचिश रोग होता है। विटामिन बी12 साइनोक्वालामिन पांडु रोग होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स बच्चों में होता है। विटामिन डी2 आर्गो कैल्सीफेरॉल, हड्डियों में दर्द होता है इसी के कारण। और विटामिन डी3 कोलेकैल्सीफेरॉल बालों का झड़ना। ये भी अभी अक्सर एग्जाम में पूछने लगा है, बी2 और बी3 का रासायनिक नाम। बी2 का आर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी3 का कोलेकैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट देखते हैं जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं, तो जीनोटाइप। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। जीन की कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन, पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में, और असूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में, असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं में। नेक्स्ट देख लेते हैं पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, और इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो नॉर्मन मेयर ने। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वॉल्टर जी रोजेन ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की, तो जोसेफ फोरियर ने। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने की, चार्ल्स एल्टन ने। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र को। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कैलाश सांखला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं विष्णु लांबा। प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित किया गया है ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया, कब किया गया, तो 1972 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1973 को। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1980 में। भारतीय वन्यजीव था जो 1972 में, सबसे पहले जीवों को संरक्षण की बात किया गया 1972 में। और जो वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में। अगर जीव कहाँ रहेगा भाई, तो उसके लिए घर चाहिए, तो उसे भी संरक्षण कीजिए, तो 1980 में किया गया। और जब वन संरक्षण हो गया तो भाई पर्यावरण को भी संरक्षण कर लीजिए, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ उसके 6 साल बाद 1986 में। नई वन नीति लागू किया गया 1988 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया 2002 में। एनजीटी की स्थापना की गई 2010 में। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया, तो 1987 ईस्वी में।
पृथ्वी सम्मेलन रियो आयोजित किया गया 1992 में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित की गई 1997 में। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया 1973 में। और भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया 1992 ईस्वी में। कुछ पर्यावरण से संबंधित दिवस देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और जैव विविधता दिवस 22 मई को। ये तीन 22 के हैं। विश्व जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ये तीनों 22 तारीख को मनाया जाता है, मार्च, अप्रैल एवं मई में। पर्यावरण दिवस 5 जून को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना, वो सिक्किम है 2016 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई 1985 में। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। टाइलर पुरस्कार का संबंध किससे है? पर्यावरण सुरक्षा से। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में। अगला देखते हैं ग्रीन हाउस गैस एवं इसका योगदान। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान है जलवाष्प का 60%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 26%, मीथेन का 4 से 9%, ओजोन का 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड के 1.5%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के 0.1 से 0.4%। ये ग्रीन हाउस गैस एवं इसका योगदान है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। कौन सा देश? तो भूटान। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया है 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी की। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति थे एस राधाकृष्णन और इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय लाल बहादुर शास्त्री थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1958 ईस्वी में। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे विनोबा भावे और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी किरण बेदी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, और इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 ईस्वी में। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्ण देवी थी। हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। उर्दू भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। संस्कृत भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 ईस्वी में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को मिला था। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? 1927 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी 1936 ईस्वी में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ किया गया था 1980 में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी 1960 में। पिन कोड की सेवा शुरू की गई 1972 में। भारत में स्पीड पोस्ट की सेवा शुरू की गई 1986 में। और भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत की गई 1959 ईस्वी में। भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत की गई 2004 में। पिन कोड का 72 में, स्पीड पोस्ट 86 में, टेलीविज़न 59 में, डायरेक्ट टू होम DTH 2004 में और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP की शुरुआत की गई 2011 में। ये था एडुटेरिया के 5000 प्लस वाले बुक में स्मरणीय तत्व। आज स्मरणीय तत्व के सारा मास्टर वीडियो समाप्त कर दिए गए हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं विज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर है जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।